हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का 9th चैप्टर क्लास 9। सॉरी, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर क्लास 9। ठीक है, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर क्लास 9। ठीक है, देखो बेटा, इस चैप्टर में हम जो अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था। फिजियोग्राफिक डिवीजन हम पढ़ रहे थे, है ना। फिजियोग्राफिक डिवीजन जो पढ़ रहे थे उसी का एक पार्ट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पूरा का पूरा हिमालय को स्टडी किया था, जास्कर रेंज, कुमाऊं रीजन। ठीक है, हिमालय का डिवीजन पढ़ा था। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा था, ठीक है, पतकई बम, ठीक है, मिजो, मणिपुर, नागा हिल्स, ये बाउंड्री बनाती है हमारे म्यांमार से। ठीक है, इसी बेस पे मैं आपका जो रेंजेस का, अभी तक हमने पहाड़ों को और रेंजेस को नॉर्थ इंडिया में देखा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया अपना कह लो नॉर्थ ईस्ट में देख लिया। बात आती है अब सदर्न रीजन की, सदर्न और सेंट्रल एरिया की। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, नॉर्थ के ऊपर मतलब जो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और अपना नेपाल, बिहार, ठीक है, इस वाले रीजन में जो हिमालय के रेंजेस फैले हुए हैं आर्क में, उसके जस्ट नीचे जब ये नदियां उतरती है वहां से जब ये नदियां उतरती है तो एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया क्रिएट करती है और बहुत ही फर्टाइल एरिया क्रिएट करती है। तो बेटा उसको कई बार प्लेन ऑफ गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि प्लेन ऑफ गंगा भी बोला जाता है और नॉर्दर्न प्लेन भी बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोला जाता है। जस्ट उसके नीचे जब आते हैं तो एक प्लेट्यूज की सीरीज शुरू हो जाती है। प्लेट्यूज की सीरीज से शुरू हो जाती है कि भाई देखो, हालांकि बहुत सारे प्लेट्यूज हैं भारत में, ठीक है, एक प्लेट्यू का नाम नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि पूरे रीजन को, जैसे अब कंट्री को इंडिया जैसे बोला जाता है ना, ठीक है, एक कंट्री का नाम होता है, वैसे ही हम प्लेट्यूज को कंबाइन करके पूरे के पूरे प्लेट्यूज को एक कंबाइन एक कॉमन नेम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो साउथ में है, ठीक है, साउथ में हम इसको दक्कन प्लेट्यू के नाम से बोलते हैं। प्लेट्यूज के बारे में हम और स्टडीज करेंगे अगले वीडियोस में, लेकिन मैं यहाँ पर आपके मेन जो रेंजेस हैं, ठीक है, जो रेंजेस हैं और जो हिल्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो राजस्थान में हमारी आती है यहाँ पर अरावली रेंजेस, ठीक है। अरावली रेंजेस का फैलाव हमारे राजस्थान में शुरू होता है, राजस्थान से होते हुए फिर ये अपना दिल्ली में इनका एक हिस्सा आता है। ठीक है, दिल्ली में इनकी आखिरी चोटी आती है, आखिरी चोटी तो ये नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो आखिरी मतलब हिल आती है उसको रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरावली रेंजेस की खास बात क्या है? ये भारत में सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में आती है अरावली रेंजेस। इनकी हाइट भी उतनी ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है, इनकी हाइट भी उतनी ज्यादा नहीं है, अरावली रेंजेस की हाइट कम है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी एज इतनी ज्यादा है। मैंने बताया आपको, हिमालयन माउंटेन रेंज इज द न्यूएस्ट ओल्ड माउंटेन रेंज, और ये उनकी एज उनको यंगेस्ट भी बोला जाता है। और तो ये अरावली भी सेम ओल्डेस्ट में आती है। अरावली ओल्डेस्ट में आने के कारण इनका जो सेडिमेंटेशन हुआ है, इनका जो मतलब रॉक वेदरिंग हुई है, समय के साथ साथ जो मौसम आती है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात, इसके कारण क्या होती है, रॉक्स झड़ती हैं, टूटती हैं। तो जिसके कारण अरावली रेंजेस की हाइट छोटी होती चली गई और इन्हें आज की डेट में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में बोला जाता है। और इनका आखिरी पॉइंट हमारे दिल्ली में देखने को मिलता है, नॉर्दर्न एरिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है वहां पर एक एरिया पड़ता है जिसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अरावली रेंजेस का एक पार्ट है। तो ये हो गया हमारे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक का फैलाव है इनका, इन्हें बोलते हैं अरावली रेंजेस। यहाँ पर एक बड़ी फेमस हिल है जिसे आप आबू हिल्स भी बोलते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका नाम है। तो यहाँ पर आप अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1772 मीटर। वैसे ही अब यहाँ पर देखो, जब हम मालवा प्लेट्यू से, ये मालवा रीजन कहलाता है बेटा, ठीक है, मालवा प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, प्लेट्यूज को हम और भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये उन्हीं का एक पार्ट है। तो मालवा प्लेट्यूज में फिर यहाँ पर आती है हमारी विंध्या रेंज।
विंध्या रेंजेस। विंध्या रेंजेस के बाद आती है हमारी सतपुरा रेंज, ठीक है, और फिर ये कैमूर रेंज। सतपुरा रेंज का ही पार्ट है कैमूर रेंज, सतपुरा रेंजेस का ही पार्ट है कैमूर रेंज। I was just checking, मैं चेक कर रहा था लाइट प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, चलो लाइट प्रॉपर है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो विंध्याचल रेंज, उसके नीचे हमारी सतपुरा रेंज और उसी का पार्ट आती है हमारी कैमूर रेंज, ठीक है। रेंजेस का मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए उसी के नीचे आती है सतपुरा रेंज के नीचे ग्वालियर महादेव मैकाल रेंज, ठीक है, ग्वालियर महादेव मैकाल रेंज जो उसी के जस्ट बिलो आती है। और फिर उसी के बगल में रामगढ़ हिल्स। देखो रामगढ़ हिल्स को बोला गया है, एक हिल नहीं है, वो चोटियों की छोटी सी लाइन है, तो नंबर ऑफ हिल्स है, तो रामगढ़ हिल्स, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, विंध्याचल रेंज बेटा, विंध्याचल रेंज को बाउंड्री माना जाता है पूरे दक्कन का, ठीक है। विंध्याचल माउंटेन रेंजेस को या सतपुरा माउंटेन रेंजेस को, जो कैमूर है, कैमूर माउंटेन रेंज को, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दक्कन की बाउंड्री माना जाता है। दक्कन मतलब सदर्न इंडिया का या पेनिनसुला इंडिया का की बाउंड्री माना जाता है, ठीक है। और एक और खास बात क्या है, बड़ी ही फेमस रिवर यहाँ से बीच से बहती है, एक रिवर जो बिल्कुल पैरेलल होकर बहती है बेटा, उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा रिवर एक सीजनल रिवर है और ये रिवर यहाँ से पैरेलल बहती है इन दो रेंजेस के बीच में। हालांकि हम बाउंड्री को रिवर के बेस पे भी देख सकते हैं, दक्कन की बाउंड्री को रिवर के बेस पे देखा जाए तो नर्मदा को उसकी बाउंड्री माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया होगा विंध्याचल रेंज, कैमूर रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। ये हमारे एमपी के रीजन में ज्यादातर आती है, एमपी, ठीक है। एमपी अपना हो गया, एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहाँ तक की कवर करती है ये, ठीक है। यहाँ पर आखिरी हमारी आती है रामगढ़ हिल्स। तो देखो बेटा बाकियों का मैंने नाम लिखा है 1 2 3 करके, नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके भारत में 11 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और हिल्स हैं। हालांकि और भी बहुत है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है जब आप अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो उनकी भी इंपॉर्टेंस हमें देखनी पड़ती है। लेकिन अभी जैसे कि आप 9th क्लास का कवर कर रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में ही इतना बता दे रहा हूँ कि आपको मैप में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम इन 11 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और हिल का नाम देखेंगे। हमारी जैसे ग्वालियर के नीचे पहली माउंटेन रेंज आती है अजंता रेंजेस। अजंता रेंजेस जो महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है, ये रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं अजंता और अलोरा केव्स को भी हम जानते हैं, है ना, रॉक माउंटेन रॉक केव्स के नाम से भी उनको जानते हैं। फिर आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है सतमला हिल्स, सतमला हिल्स, ठीक है। फिर थर्ड पे आती है हमारी बालघाट रेंज। ये जो 4 रेंजेस है ये महाराष्ट्र के एरिया में मेनली पड़ती है, मेनली महाराष्ट्र को कवर करती है, ठीक है। फिर आती है हमारी इस साइड, अगर देखा जाए तो ईस्टर्न साइड में ये हमारा आंध्रा, जो आंध्र प्रदेश आज की डेट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया को कवर करती है ये रेंज। इस रेंज का नाम है नलमला हिल्स, नलमला हिल्स। फिर उसके नीचे आती है पलकोंडा हिल्स या पलकोंडा रेंज भी बोल दिया जाता है इनको। 7वें नंबर पे आती है हमारी जावड़े हिल्स, ठीक है। 8वें पे आपकी आती है शेवरॉय हिल्स। फिर आती है 9वें पे नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी ये अपना कर्नाटक वाला एरिया हो गया, ये तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर अपना आता है 10वें नंबर पे आती है अपनी अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। 11वें पे आती है कड़मम हिल्स। बेटा मैंने ये हिल्स के नाम आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बताया, देखो मैंने एक बाउंड्री बना रखी होगी, जैसे कि आपको मैप दिखाई दे रहा है, मैप दिख रहा होगा और एक रेड ब्लैक कलर का एक बाउंड्री बनी हुई है। तो ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये प्लेटू रेंजेस पठार एलो, ठीक है, प्लेटू रेंजेस से भरा हुआ है, ठीक है, प्लेटू और रेंजेस से भरा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लेटू एक जगह इकट्ठा हुए हो या फिर रेंजेस एक जगह है, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट हो सकती है एरिया टू एरिया, ठीक है। तो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में प्लेन एरिया, अगर ओवरऑल प्लेन एरिया कैलकुलेट किया जाए तो वो कुछ और निकल के आता है। लेकिन हम अगर कहें कि प्लेन एरिया एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, बड़ा सा प्लेन एरिया देखें तो वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया
जिसे हम कई बार खाली गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, हम उसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी जानते हैं, उसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी जानते हैं, और इधर हम उसको इंडस प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन रीजन जो भारत का है इसकी हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपके सामने जो रेंजेस की बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारी प्लांट और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर दूसरा, आपको एक यहाँ पर रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही होगी जो कंटिन्यूस है, इस साइड तो कंटिन्यूस दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसी साइड वो कटी छटी है। ये जो रेड लाइन है ये मान लीजिए कटी छटी है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस आउटर बाउंड्री को देखिए जरा। आउटर बाउंड्री, जब हम अपने वेस्टर्न इंडिया की आउटर कोस्टल बाउंड्री देखते हैं वो कंटिन्यूस नजर आती है हमें, वो हमें कंटिन्यूस आती है, नजर आती है केप ऑफ कोमोरिन तक। केप ऑफ कोमोरिन के बाद अगर हम ईस्टर्न साइड पे चले जाएं तो हमें जो ये तट है, जो कि हमारे ईस्टर्न साइड के तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वो कटे फटे नजर आते हैं। ऐसा क्यों है बेटा? तो आप अपना थोड़ा सा खुद भी सोच के देखिए ऐसा क्यों। देखिए, अगर मैं कहूं कि भारत की ज्यादातर रिवर्स, भारत की जितनी भी रिवर्स नॉर्दर्न इंडिया से आती हैं, मतलब कि जितनी भी रिवर हिमालयन रिवर्स है या पैरेलल रिवर्स है, या ये कहूं कि जितनी भी सीजनल रिवर्स है, मैक्सिमम ऑफ दैट डिबाउज इन बे ऑफ बंगाल, डिबाउज इन बे ऑफ बंगाल। डिबाउज मतलब कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल। बेटा इसी के कारण जब ये हम जानते हैं नदी जब अपना रास्ता बनाती है तो कटाव शटाव करती है, ठीक है, वहां से वो रास्ता जब काटती है, ठीक है, चाहे फिर वो पहाड़ हो, चाहे फिर वो कोई भी एरिया हो, प्लेटो। तो यहाँ पर जो ये श्रीलंका है, मतलब जो यहाँ पर जो आपको ये माउंटेन रेंजेस की एक कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ कंटिन्यू नहीं है, और यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस वाटर, बिकॉज ऑफ दिस वाटर रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के कारण ये जो तट है ये कटा छटा नजर आता है, क्योंकि भारत का ओवरऑल प्लेन का जो स्लोप नजर आता है हमें इन रिवर्स के कारण, वो हमें ईस्टवर्ड नजर आता है, स्लोप की साइड ईस्टवर्ड नजर आता है। बहुत कम रिवर है जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में डिवॉल्व होती है, फिर वेस्टर्न मतलब अरेबियन सी में डिवॉल्व होती है बेटा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर अब हमने एक और चीज कर रखी है, क्या हमने, ये हमारे होते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? वेस्टर्न घाट्स। घाट्स किसे कहते हैं बेटा? ठीक है, वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्या इनकी खास बात होती है, क्या नहीं होती है। खास बात तो बस इतना जान लो कि वेस्टर्न घाट्स आर वेरी ग्रीन। ठीक है, ज्यादातर मतलब ये घाट्स क्या है, तो नदियों के, देखो एक तो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है, दूसरा ये भारत में मॉनसून के आवागमन में या उनके कमिंग और आउटगोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। वेस्टर्न घाट्स आर वेरी रिच इन सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड सिमिलरली ईस्टर्न घाट्स रिच सोर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, लेकिन हमारे ईस्टर्न घाट्स कटे छटे हैं और ये एक कंटिन्यूटी है। दूसरी खास बात क्या है? वेस्टर्न घाट्स की हाइट, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स से, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा यहाँ पर है इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, हमने इनको कोस्ट, जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है, उनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है बेटा। वेस्टर्न कोस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक जो निचला वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। क्या बोला जाता है? मालाबार कोस्ट। और उसी के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है कोंकण कोस्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। सिमिलरली यहाँ पर जब हमारे ईस्टर्न घाट्स आते हैं, ईस्टर्न घाट्स में देखो आप, हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पर हमने पल्प स्टेट को पढ़ा होगा है। हमने जब अपने फिजिकल लोकेशन में पढ़ी होगी इंडिया की, लोकेशन ऑफ इंडिया, वहां पर हमने पल्प स्टेट को पढ़ा था। एक स्टेट क्या है? ये स्टेट है क्या? इट इज अ नैरो चैनल बिटवीन 2 बिग
बॉडीज बोल सकते हैं, लैंड बॉडीज। तो यहाँ पर जानते हैं श्रीलंका है। श्रीलंका और इंडिया के बीच की जो ये वाटर चैनल है, जो ये रास्ता है, इसको हम पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पल्क स्ट्रेट। एक तरह से ये पल्क स्ट्रेट दो सी बॉडीज को कनेक्ट करती है, बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। ठीक है। फिर यहाँ पर मालवा जो हम यहाँ पर देख रहे थे, इसको तो पल्क स्ट्रेट बोला जाता है। इस रीजन को, इस घाटी को, जैसे कि बे ऑफ बंगाल क्या है? बे ऑफ बंगाल देखो, एक तो एक ऐसा एरिया है जो लैंड एरिया से कवर है, मतलब तीन साइड से देखा जाए तो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहाँ तो अपना बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर म्यांमार वाला एरिया आ गया पूरा का पूरा। ठीक है। तो यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक चीज है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। सिमिलरली ये गल्फ और कहाँ एग्जिस्ट करती है इंडिया में आसपास? एक गल्फ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो हमारे गुजरात के इस कच्छ में एग्जिस्ट करती है, जिसको कच्छ रीजन में एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। सिमिलरली एक यहाँ पर हमारी एग्जिस्ट करती है जो महाराष्ट्र और गोवा के आसपास है, जिसको खंबत रीजन में बोला जाता है, गल्फ ऑफ खंबत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें अपने इंडिया की लोकेशन के आसपास के रीजन का अच्छे से पता होना चाहिए होता है। ठीक है। अब देखो, इस ईस्टर्न घाट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरमंडल कोस्ट। और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है। ये हो गया डिवीजन ऑफ कोस्ट। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को हमने चार भागों में डिवाइड कर रखा है, मालबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है। फिर यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ये भारत की बड़ी फेमस सॉल्ट वाटर लेक है। हालांकि भारत की उससे भी फेमस सॉल्ट वाटर लेक हमारी जो राजस्थान में एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है सामर लेक, वो भी बहुत फेमस है क्योंकि सॉल्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम सामर लेक से करते हैं। चिल्का लेक से भी होता है, लेकिन चिल्का लेक और भी प्रकार के जैसे कि जीव जंतुओं का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। मछली पालन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये लेक बेटा एक तरह का ब्रैकेट सा बना हुआ है। ये लेक एक तरह से लैंड से इनसाइड की तरफ बनी हुई है और ये समुद्र के कारण बनी हुई है। ठीक है। समुद्र के कारण तो बनी हुई है। और दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पर ये जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा होगा, ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ये रीजन माउथ ऑफ महानदी कहलाता है, माउथ ऑफ महानदी कहलाता है। यहाँ महानदी की स्ट्रीम्स डिबाउस करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। तो ये हो गया आज की डेट में आपके रेंजेस जितने भारत में इंपॉर्टेंट रीजन है सदर्न इंडिया में खासकर। ठीक है। इन रेंजेस को आप अच्छे से स्टडी कर लेना, इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, वेस्टर्न घाट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून। ठीक है। मानसून के आवागमन में भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और दूसरा, मैंने यहाँ पर आपको कुछ माउंटेन रेंजेस यहाँ पर मेघालय में बताई होंगी, कुछ यहाँ पर अपना मणिपुर वगैरह एरिया में बताई हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। वो हम अगले चैप्टर में जब हम मानसून पढ़ेंगे, आपके मानसून को जब स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वेस्टर्न घाट्स और यहाँ मेघालय में जो गैरो खासी और जैंतन हिल्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मानसून के। ठीक है। तो आप इनको रिवाइज करें और अच्छे से एक बार मैप में लोकेट करके देखें। ठीक है। मैप में लोकेट करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है। जिससे आप अगर मान लो कई बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल बेस्ड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो बेटा, आप इन चीजों का अगर याद कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मान लीजिए आगे आप 10th क्लास के बाद एनटीएससी का एग्जाम दोगे, 10th क्लास में एनटीएससी का एग्जाम दोगे, तो एनटीएससी में ये सारी चीजें आपको भाई क्यों ना हम पहले से ही प्रिपेयर करके चलें। ठीक है। तो पहले से ही हम इस चीज को प्रिपेयर कर लें। आपको लग रहा होगा कि भाई 9th क्लास में ज्योग्राफी में तो इतना ही है ना, कि छोटा मोटा हमें सिर्फ इतनी सारी रेंजेस याद करनी है, क्या जरूरत है। लेकिन जब आप 10th में कोई बच्चा आप में से इंटरेस्टेड होगा एनटीएससी में, तो फिर आपको वापस ये स्टडी करनी पड़ेगी और ज्यादा डीप लेवल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चले चीजों में। ठीक है। तो आप ही के लिए बेटर होगा, इन फ्यूचर आप ही के लिए बेटर होगा। तो अगले वीडियो में हम प्लेट्यूज को समझेंगे। ठीक है। प्लेट्यूज को समझेंगे और भारत में कौन कौन से प्लेट्यूज हैं
ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक बता चुका हूँ, जैसे कि ये दक्कन प्लेटू है और यहाँ विंध्याचल माउंटेन रेंज के ऊपर मालवा प्लेटू है। ठीक है, हम प्लेटूज को डिटेल में स्टडी करेंगे तब तक। ठीक है, चलिए अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज करें और थैंक यू।